जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एसएसटी का 5th चैप्टर साम्राज्यों का उदय। हमने 4th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। 4th चैप्टर में बच्चों हमने महाजनपद, जनपद, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब इन चैप्टर से उसी चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे कि बच्चों किस प्रकार से महाजनपद ये साम्राज्य का रूप लिया और उन साम्राज्यों ने किस प्रकार से हमारी सभ्यता को एक नया आकार प्रदान किया। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही बच्चों साम्राज्यों का उदय है। तो बच्चों साम्राज्य होता क्या है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे वो भी पहला क्वेश्चन यही है कि भाई साम्राज्य होता क्या है। ठीक है, साम्राज्य का उदय कैसे हुआ या भारतीय समाज को या भारतीय सभ्यता को इन्होंने कैसे आकार दिया। ठीक है, इसके अलावा साम्राज्य बनने के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं और छठी शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक का जो कालक्रम है उसमें क्या क्या जीवन में घटित हुआ, यानी कि जो जो महत्वपूर्ण बदलाव हमारे समाज के अंदर आए उन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, साम्राज्य को समझने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक स्टोरी दी है। इस स्टोरी को हम पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी नहीं है क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर है उसके अंदर हम सारी चीजें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक आइडिया आपको ये हो जाएगा कि भाई साम्राज्य की रूपरेखा कैसी होती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, महानगर की सीमा पर उतरते ही कुछ विस्मय से उन्होंने एक बालिका को एक घुड़सवार से वार्तालाप करते देखा। ठीक है, जो विचित्र वस्त्रों में से था। ठीक है, घुड़सवार के चले जाने के बाद बालिका इनकी ओर मुड़ी और उन्होंने इसका नाम पूछा। मेरा नाम इरा है, मैं कानादास की पुत्री हूं जो एक लोहार है, पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। ठीक है, यानी कि तीन बच्चे आपस में बात कर रहे हैं जिसमें से एक का नाम इरा है। वो बोले कि भाई मैं कानादास की पुत्री हूं और कानादास बेटे एक लोहार हैं। लोहार यानी कि जो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। इरा हमारे नाम भविष्य और ध्रुव है। ठीक है, जो आपने ऊपर देखा कि भविष्य और ध्रुव दोनों इरा से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बोलते धीरे बोलो, क्या तुम उन सैनिकों को देख रहे हो जो आगे बढ़ रहे हैं, वे पड़ोसी राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो दोनों बताते, वो इरा बताती है कि भाई ये जो सैनिक जा रहे हैं ना, ये सैनिक जो आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, ये सैनिक क्या करने जा रहे हैं बेटे, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमें निरंतर संकट में डालते हैं उस राज्य के खिलाफ में। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा नगर होगा उससे ये लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा वो लड़की बता रही है। ठीक है, वो बोलती है आगे कि हमारे राजा जब तक संभव ना हो युद्ध से बचते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर अपने प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। ठीक है, जिन तलवारों को ये सैनिक ले जा रहे हैं उनमें से कई तलवारों को गढ़ने में मेरे पिता ने सहायता की है, क्योंकि बच्चे उनके पिता तो लोहार है, तो लोहार का काम ही है औजार बनाना। ठीक है, तो वो यही बता रही है। ठीक है ना, और मेरे काका उन सैनिकों में से एक है, यानी कि बोलते हैं कि भाई उसके पापा तो लोहार है, उन्होंने तलवारें वगैरह बनाई है और उनके जो काका हैं बेटे वो उनमें से एक सैनिकों में से एक है। ठीक है, तो मैं उन्हें विदा करने आई थी, मुझे नहीं ज्ञात वे कब लौटेंगे। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि बच्चों कि उसके सैनिक जो काका है वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। ठीक है, वे तीनों उस सेतु की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ बच्चों, सेतु। अब इस सेतु के बारे में ध्यान से समझना। ठीक है, जिसमें से होकर सैनिकों को एक विशाल समूह से नगर के बाहर जा रहा है। ठीक है, अब आपने ना बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक राज्य होता है, राज्य के बहुत बड़ा किला सा होता है ना, एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है, दरवाजे को चेन से नीचे लटकाते हैं, है ना, चेन से नीचे लटकाते हैं, फिर नीचे से नदी सी होती है, खाई सी होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है, मगरमच्छ तैर रहे होते हैं ना, आपने कई सारे मूवीज में ये देखा होगा। ठीक है, तो असलियत में क्या होता है बेटे, खाई बना दी जाती है जिससे कि जो अगर बाहर से कोई युद्ध आक्रमण करने के लिए आना तो सीधा डायरेक्ट नगर में प्रवेश ना कर पाए, बल्कि सीधा उस खाई में गिर जाए, या फिर एकदम से कोई भी जो सेना है दूसरे राज्य की वो एकदम से हमला ना करते, तो वो इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं बच्चे वो। ठीक है ना, सेना में, अब सेना में क्या क्या चीजें हैं, सेना में बेटे कई सारे अश्व भी हैं, यानी कि कई सारे जो सैनिक है वो अश्वों पर सवार हैं, कई सारे बेटे हाथियों पर सवार हैं, है ना। इसके बाद तीनों बच्चे उसी सेतु में नगर से प्रवेश करते हैं। यह किस प्रकार का सेतु है, वही सेतु के बारे में जो हमने बात करी है ना, यह सेतु हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, जब भी नगर पर आक्रमण होता है तब इसे ऊपर उठा लिया जाता है, यानी कि वो जो दरवाजा है उसे ऊपर उठा लिया जाता है। ठीक है, ये नदी नहीं बल्कि बेटे गहरी खाई है, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसको हम चल सेतु या ड्रॉ ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जब दुर्ग तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्या तुम दूर स्थित पर्वतों और वनों को देख रहे हो, ये हमें इमारती लकड़ियां, औषधियां, यानी कि देखो अब साम्राज्य के अंदर क्या क्या बोल दिया भाई, सेना होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, हमें पता चल गया कि भाई साम्राज्य के पास सेना होनी चाहिए। ठीक है, सेतु होना चाहिए, इसके अलावा क्या बेटे, इमारती लकड़ियां, औषधियां, बहुमूल्य संसाधन, ये सभी होना चाहिए। पर ठीक है ना, इसके अलावा सेना के लिए हाथी वगैरह जो हैं वो भी उनको यहीं से मिल रहे हैं, जंगलों से वगैरह से। ठीक है ना, यह उस पर्वत में यह खुला हुआ भाग क्या है, ध्रुव ने पूछा। वह एक गुफा है। ठीक है ना, हमारे राजा उसमें भिक्षुओं के लिए बना। भिक्षु कौन होते बेटे, जो बौद्ध धर्म के, जो उस टाइम पे बौद्ध धर्म भी हमारा पनप रहा था, तो बौद्ध धर्म के भिक्षु, उनको भिक्षु बोला जाता था, जो भी लोगों से मांग कर खाते थे। ठीक है, मुझे आशा है कि जब इसका निर्माण करना पूरा हो जाएगा हम वहां जा सकेंगे। वे पाटलिपुत्र में घूमते हुए उसकी भव्यता निहारते हैं। ठीक है, भव्यता में क्या क्या है कि भाई ऊंची काष्ठ प्राचीरें, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिन पर उकेरे गए हैं चित्र वगैरह, है ना। ठीक है, जिन पर प्रहरी मीनारें हैं, भव्य राजमहल भवन है, जीवन सड़कें हैं। ठीक है ना, इरा एक चहल पहल वाले बाजार के, यानी कि बाजार भी है उसके अंदर। ठीक है, उस साम्राज्य के अंदर बाजार भी है।
जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी भी आए हुए हैं, है ना। और बाजार का मुख्य बाजार का भ्रमण करना आवश्यक, मतलब आपस में बात करें कि भाई हमें बाजार जरूर घूमना चाहिए, है ना। हमारे महाराज समस्त दिशाओं से आने वाले यात्रियों का स्वागत भी करते हैं। हमारे यहाँ आपको चीन के रेशमी वस्त्र, यानी कि देखो दूर दूर के देशों से वस्त्र आ रहे हैं, है ना। दक्षिण भारत से मसाले, बहुमूल्य रत्न, ठीक है, उत्तम वस्त्र, ये सब मिलते हैं, ठीक है ना। वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्रुव ने पूछा। ओ, वे सड़कों पर कला दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ लोग वहाँ पर बाजारों के अंदर कला दिखाते हैं ना टाइम वो, ठीक है, जिनको एक्रोबैट बोला जाता है, ठीक है। मानव स्तंभ बनाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, यहाँ तक कि वो राजा के सामने भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे राजा अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। भविष्य ने कहा क्या वे केवल पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या केवल पाटलिपुत्र पर इनका शासन है। वो बोलते हैं नहीं, ईरान ने उत्तर दिया जब वो नगर से बाहर जाते हैं ना तो कम से कम भाई बहुत दूर दूर तक जाते हैं। राजा की सीमा पर पहुंचने के अंदर उनको कम से कम 2 महीने का समय लग जाता है। तो सोचो भाई 2 महीने जब चल के जा रहे हैं तो कितना ज्यादा लंबी उनकी सीमा होगी। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी जगह पर उनका क्या है बच्चों, शासन है, जिसको हम साम्राज्य का नाम देते हैं। अब इस साम्राज्य के अंदर हमने थोड़ी सी रूपरेखा तो देख ली कि भाई साम्राज्य के अंदर ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब हम जानेंगे जो रियलिटी में साम्राज्य होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो साम्राज्य को बेटे इंग्लिश में बोलते हैं एम्पायर, है ना। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शब्द है एम्पेरियम, ठीक है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बेटे सर्वोच्च सत्ता, यानी कि जो सबसे बड़ा राजा होता है या जिसका सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर हम उसको बोल सकते हैं। साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों यानी कि राज्यों से मिलकर, जैसे कई सारे जनपदों से मिलकर महाजनपद बनता है, उसी प्रकार कई सारे राज्यों से मिलकर बेटे हमारा साम्राज्य बनता है, ठीक है ना। ये क्षेत्रों का संघ होता है, यानी कि राज्यों का संघ होता है, ठीक है। इन पर छोटे छोटे राज्यों को जीत कर, ठीक है, जैसे एक राजा है वो छोटे छोटे राज्यों को जीता 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 और उन सबको अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया, ठीक है। अब है तो उसके अंदर छोटे छोटे राजा ही, लेकिन वो सारे के सारे एक बड़े राजा के अधीन हो जाते हैं, उसी को हम बेटे साम्राज्य का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और यानी कि उन पर शासक या शासक का समूह शासन करता था। यद्यपि इन छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा तो होते थे, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई इन छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने तो राजा हैं, लेकिन एक मेन राजा अपना अलग होगा जिसको हम बोलेंगे सम्राट, ठीक है। जो मेन राजा होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सम्राट। और सम्राट के अधीन होकर छोटे छोटे राजा अपनी जो भी कार्य है वो करते रहेंगे, ठीक है ना। सम्राट अपनी राजधानी से सबको चलाएगा, है ना, चाहे वो आर्थिक चीजें हो चाहे वो प्रशासनिक चीजें हो, जो भी फैसले लेगा सम्राट लेगा और सभी को वो मानना पड़ेगा, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे सम्राज, ठीक है, साम्राज्य जो बेटे सम्राट है ना उसको सम्राज भी बोला गया है। कहीं कहीं पे सर्वोच्च शासक, अधिराज, अधिपति, राजाधिराज, ठीक है, राजाओं का राजा, ऐसे कई सारे शब्द हमको देखने को मिल जाते हैं सम्राट शब्द के इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना। भारतीय इतिहास साम्राज्य से परिपूर्ण रहा है। अब भारतीय जो इतिहास है यानी कि भारत के अंदर बेटे साम्राज्य, राजा महाराजा बहुत आए हैं, है ना। वे अस्तित्व में आए, विस्तृत हुए, कुछ समय तक बने रहे, फिर पतन भी हो गया, ठीक है। कई सारे आए, बहुत लंबे टाइम तक उनका कालक्रम भी रहा, कईयों का छोटा भी रहा, और बाद में उनका पतन भी हो गया, कई सारे तो लुप्त भी हो गए, ठीक है। अंतिम साम्राज्य जिसने उपमहाद्वीप पर शासन किया वह 1 शताब्दी तक पूर्व अस्तित्व में रहा, ठीक है, परंतु यह समय ये बातें चर्चा करने का नहीं है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर सीधे यहाँ पे आइए कि इन्होंने कुछ विशेषताएं दी है कि भाई साम्राज्य के अंदर ये चीजें तो होनी चाहिए तभी वो साम्राज्य बन पाएगा, ठीक है। ये पेपर में भी आ सकता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही साम्राज्य खुद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई अधीन राज्यों एवं राजाओं पर नियंत्रण, यानी कि एक साम्राज्य की एक खास बात ये होगी कि बच्चों छोटे छोटे राज्य उसके अधीन होंगे, ठीक है, और एक से कई सारे 2 या 2 से ज्यादा राजाओं पर उसका बेटे क्या होगा, साम्राज्य आधिपत्य होगा कि भाई जो छोटे मोटे राजा हैं उनकी बात मानने होंगे, ठीक है ना। और बाह्य आक्रमण से रक्षा हेतु सेना भी होगी साम्राज्य के पास अपनी, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र होगा, यानी कि प्रशासनिक तंत्र होगा उसके पास अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मंत्री होंगे या फैसले लेने के लिए पूरा का पूरा एक तंत्र होगा, किस प्रकार से अपने सरकार को या साम्राज्य को चलाना है, पूरा एक तंत्र होगा उसके पास, ठीक है। उसका संचालन किस प्रकार से करना है, क्षेत्रों का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है ना, कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, ये सब चीजें उसके पास होंगी, ठीक है। तीसरा, विधि निर्माण यानी कि कानून का निर्माण कैसे होगा, मुद्रा यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पैसा कैसे छपेगा, जो भी सारी चीजें वो सब के अंदर होंगी। माप तोल की कई सारी इकाइयां होंगी, ठीक है ना, माप तोल की जैसे किलोग्राम में नापना है, पौंड में नापना है, किस में नापना है, भाई कुछ ना कुछ तो तोलने की विधि होगी, ठीक है। ये सारी विधियां उसके पास होनी चाहिए, व्यापार के नियम होने चाहिए भाई, ठीक है ना। इसके अलावा संसाधन होने चाहिए उसके अंदर थोड़े बहुत, ठीक है। साम्राज्य ऐसे थोड़ी उग जाएगा, साम्राज्य को बनाने के लिए भाई बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर साम्राज्य भी हो गए, ठीक है, जैसे खनिज हो गए, वन हो गए, कृषि उत्पाद हो गए, जनता हो गई वहां की, ठीक है ना, विनिमय हो गया, ठीक है। इसके अलावा कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान, ये सब भी होना चाहिए, और राजा इनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए भाई, राजा को इन सबको प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा छठा जो है संचार तंत्र। संचार तंत्र का मतलब बेटे कॉल करना नहीं है, इंटरनेट पे बात करना नहीं है, इसका मतलब होता है नदी तंत्र हो गया, राजमार्ग हो गया, नौवाहन हो गया, यानी कि जो भी तुम्हारा जो साम्राज्य है उसके अंदर व्यापार का पूरा तंत्र होना चाहिए कि भाई सड़कें अच्छी हो या जो भी है वो सब तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि आवागमन आसानी से हो सके, ठीक है ना, व्यापार हो सके, जन कल्याण हो सके, प्रशासन अच्छा चल सके, तो ये सब होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं एक साम्राज्य को साम्राज्य बताती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए,
अब आगे हम देखें, सामान्यतः सम्राट स्थानीय राजाओं या प्रमुखों को अपने प्रति निष्ठा या भेंट के बदले अपने क्षेत्रों पर प्रशासन की अनुमति देते थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूं, मैं सम्राट बन गया हूं, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं छोटे छोटे राज्यों, अब देखो इतना बड़ा राज्य मैं संभाल नहीं पाऊंगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे राज्यों को बांट दूंगा कि भाई ये ले, तू मेरा बेटा है, तू ये वाला ले ले, ठीक है, तू मेरी चाची का छोरा है, तू ये वाला स्वरूपनगर तू संभाल ले, हरियाणा तू संभाल ले, दिल्ली तू संभाल ले, ऐसे करके मैं छोटे छोटे बांट दूंगा, ठीक है ना। तो बांटने से क्या होगा, मेरा तो काम बच जाएगा, ठीक है, और मेरी एक राजधानी होगी, मैं वहां से सब कुछ देखते रहूंगा, जो भी ऐसे काम नहीं करेगा उसको छीन के दूसरे को दे दूंगा, ठीक है। तो सम्राट का काम क्या होता है बेटे, सबको बांट देना, जिससे देखो अब छोटे छोटे जो राज्य हैं जिन पर किसी के अधिकार होगा, सम्राट ने उसको दिया होगा, तो वो तो ये सोचेगा कि भाई सम्राट ने मेरे को दिया है, मैं तो राजा हूं यहाँ का, तो वो सम्राट के प्रति वफादार रहेगा, ठीक है। तो ये सब होता था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे प्रशिक्षित सेनाएं होनी चाहिए, पड़ोसी राज्यों को जीतने पर उन पर नियंत्रण स्थापित करने, साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने तो भेजी जाती थी, ठीक है। ये सारे काम होते रहते थे, है ना। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल भी होते थे, दुर्ग बनाए जाते थे, दुर्ग यानी कि बेटे किले बनाए जाते थे, ये देखो किला बनाया गया पूरा का पूरा, ठीक है, ऊपर ऊंचाई पर थोड़ा बनाया गया ताकि सीधा सेना अंदर ना घुस जाए राज्य के, ठीक है ना। तो ये सब साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण भी करते थे, एक दूसरे की सेनाओं को मारते कूटते थे, ठीक है ना। ये देखिए नदी तंत्र की तरह बढ़िया कर रखा है, ठीक है, कृषि तंत्र भी देखिए, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बेटे गिल्ड्स क्या है, ठीक है। क्या बेटे गिल्ड्स, गिल्ड्स को अगर मैं बेसिकली बोलूं तो बेटे व्यापारियों की श्रेणी होती है ये, ठीक है ना। व्यापारी जो लोग होते थे ना, व्यापारियों की श्रेणी होती है ये, उसी को हम गिल्ड्स बोल देते हैं। ये लोग क्या करते थे, अपनी ना एक कम्युनिटी बना लेते थे, जितने भी व्यापारी लोग थे उसी को गिल्ड्स बोलते हैं। अब देखिए क्या होता था, दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य अभियान संचालित करना जितना सरल लगता है वास्तव में उतना सरल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो आपको लड़ाई करनी है भाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली को मान लो कन्याकुमारी में लड़ाई करने जाना है दिल्ली की सेना को, है ना। तो इतनी दूर जाने के लिए ही सबसे पहले भाई तुम्हारा तो इतना खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा। अब तुम सोचो फॉर एग्जांपल दिल्ली से हम जाएंगे भाई, इतना नीचे तक जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, तो पूरी सेना जाएगी। अब पूरी सेना में मान लो 1 लाख सैनिक है, तो भाई 1 लाख सैनिक खाना भी तो खाएंगे, जितने दिन जाने में लगेंगे उतने दिन का खाना चाहिए, ठीक है, रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सोचो यानी कि युद्ध लड़ने में बच्चों बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो वही वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो व्यय साध्य होता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, सैनिकों को भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, वेतन भी चाहिए। भाई सैनिक फ्री में तो काम करेगा नहीं, सीधा ये थोड़ी है कि भाई राजा ने बोला मर जाओ तो मर जाएंगे, है ना। उनको पैसा भी चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, पालन पोषण भी चाहिए उनका, सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, नौका भी अच्छी होनी चाहिए भाई, ठीक है। बिन फालतू ये थोड़ी है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य यानी कि पैसा तो चाहिए इन सब के लिए, है ना। श्रमिकों पर नियंत्रण, ठीक है, इसके अलावा संसाधनों तक पहुंच भी होनी चाहिए राजा की, ठीक है। अब हम ये बात समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी हैं, यानी कि पैसा अगर आएगा नहीं तो सारी चीजें होंगी कैसे। और पैसा कहां से आता है, पैसा आता है टैक्स से, और राजा के पास टैक्स कहां से आएगा, या तो बेटे वो किसानों से लेगा या वो व्यापारियों से लेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि भाई आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं व्यापार के लिए, व्यापार को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहीं से टैक्स आएगा, वहीं से क्या आएगा बच्चों, टैक्स आएगा, ठीक है। प्रजा की समृद्धि, जीवन की गुणवत्ता के लिए बहुत ज़्यादा ये आवश्यक हो जाता है व्यापार, ठीक है ना। तो जो सुशासक होता था, सुशासक यानी कि अच्छा शासक, सुशासक अच्छा शासक, कुशासक गंदा शासक, इतना याद रखना। तो उसके जो अच्छा शासक है उसके चिंतन का विषय यही होता है कि भाई व्यापारिक मार्ग जल्दी से जल्दी बढ़िया करवाए, ताकि क्या हो सके बच्चों, व्यापार अच्छे से हो सके सॉरी, है ना। इससे व्यापार की जाने वाले वस्तुओं की मात्रा और विविधता में वृद्धि आ जाएगी, है ना, और राजस्व यानी कि टैक्स कलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा। आप प्राचीन भारत के संदर्भ में विचार करें तो उस काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या क्या रही होंगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि भाई व्यापार में क्या क्या चीजें फेमस हैं, ये थोड़ी किसी भी चीज का व्यापार कर लेंगे। अब भारत के अंदर बच्चों सबसे पहले हम देखें तो भाई बहुत सारी चीजें फेमस थी, ठीक है, जैसे कि वस्त्र हो गए, सुगंधित पदार्थ यानी कि इत्र, ठीक है, कृषि उत्पाद हो गए, रत्न हो गए, हस्तशिल्प की वस्तु हो गई, ठीक है, पशु प्रमुख भी हो गए, बहुत सारी वस्तुएं थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, जिनका व्यापार बेटे भारत तक नहीं बल्कि दूर देशों तक भी वो होता था, व्यापार होता था, है ना। ये जलमार्ग के द्वारा, स्थलमार्ग के द्वारा दूर दूर तक देशों तक भी जाती थी, ठीक है ना। अधिकांश स्थितियों में व्यापारी पृथक रहकर अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। अब जितने भी व्यापारी लोग हैं, अकेले एक व्यापारी तो इतना काम नहीं कर पाएगा ना बच्चों, एक व्यापारी अकेले रहकर इतना काम कर पाएगा कि दूर देश तक अपना सामान ले जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये सारे व्यापारी जो भी एक साथ मिलकर काम करते थे, उन्होंने क्या करा कि भाई सामूहिक रूप से काम करेंगे। अब तो हम सारे व्यापारी सामूहिक रूप से, सारे के सारे व्यापारी सामूहिक रूप से बच्चों काम करेंगे, जिसको बोल दिया गया श्रेणियां, व्यापारियों का समूह, व्यापारियों का समूह। श्रेणी क्या होती है, व्यापारियों का समूह, ठीक है, सिंपल। श्रेणी क्या होती है, व्यापारियों का समूह होती है बच्चों, ठीक है। श्रेणियां व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों, कृषकों, इनके संगठन होते हैं, समूह होता है,
ठीक है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में एक प्रमुख होता है जो मेन हेड होगा, और उसके अंदर कार्य करने वाले लोग होंगे जो अधिकारी होंगे, ठीक है, जिनमें सभी प्रकार के नैतिक गुण होने चाहिए, ठीक है। अब दो कारणों से व्यापारिक श्रेणियां एक विशिष्ट संस्था के रूप में मानी जाती थी, ठीक है। पहला 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 ये ऐसे लोगों को इकट्ठा करती थी जो मिलकर काम करें बच्चों, प्रतिद्वंदी ना हो, ठीक है। प्रतिद्वंदी यानी कि आपस में लड़ाई वाले ना हो भाई, ठीक है, क्योंकि आपस में लड़ाई करेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो साथ में मिलकर काम कर सके, सहकर्मी बन जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया संसाधनों, बाजार की सूचना, मांग की आपूर्ति, श्रमिक व्यवस्था आदि जितना भी चीजें ना बाजार से रिलेटेड, उनका साझाकरण सभी के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। जितना मिलकर काम करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा हम कमा पाएंगे, ये व्यापारियों को पहले ही पता चल गया। तो इसलिए वे ऐसे लोगों को ढूंढने लग गए जो एक साथ मिलकर काम करें, बाकायदा एक साथ लड़ाई ना करें, ठीक है। दूसरा बच्चों, दूसरा कि एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है कि कृषक, व्यापारी, पशुपालक, साहूकार, शिल्पकार सभी अपने अपने वर्ग के हेतु नियम बनाने में स्वतंत्र होते थे, ठीक है। यानी कि ये अपने नियम बनाने लग गए भाई, है ना। श्रेणियां जो थी अपने अंदर के नियम बनाने लग गई कि भाई व्यापारी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको हम श्रेणी से निकाल देंगे, ठीक है। तो सभी व्यापारियों को इनकी बात माननी पड़ती थी, जिससे कि एक पूरा तंत्र बन गया व्यापार का, ठीक है। तो ये होने लग गया, ठीक है ना। इसमें राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि इनके इंटरनल अफेयर्स की बात हो गई, इंटरनल मैटर की बात हो गई कि भाई हम तो व्यापारियों का सौदा है, तो राजा का कोई मतलब नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये व्यापार इस तरह से फल फूल सकता था, ठीक है ना। श्रेणियां भारत के विशाल भूभाग पर विस्तृत थी, ठीक है, पूरे भारत में फैली हुई थी श्रेणियां, तो ठीक है, अनेक शताब्दी तक विद्यमान रही, और जब वे औपचारिक रूप से समाप्त हो गए तभी वे भारतीय व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावित करती रही, ठीक है। यह प्रभाव आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता है, क्योंकि आज भी कई सारे व्यापारी एक साथ मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है ना। यह संस्था भारत के समाज के स्वसंगठित यानी कि पहली बार इकट्ठा होने, ठीक है ना, की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार से लोगों ने एक साथ मिलकर काम करना सीखा, वो सब है, ठीक है ना। प्राचीन ग्रामीण इकाई में विविध समितियां एवं परिषदें होती थी। अब गांव की बात करें तो वहां पे बेटे समितियां और परिषद होती थी, ठीक है। इस व्यवस्था का अन्य उदाहरण है, ठीक है। वस्तुतः कोई भी प्रबुद्ध शासक, जो बढ़िया शासक होता था, श्रेष्ठ कहलाता था, वो तब कहलाता था जब वो इन श्रेणियों को स्वायत्त रूप से यानी कि खुली छूट दे दे, भाई जो मर्जी करना करो, मेरा तुम्हारे अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, या ऐसा राज्य कह दे, तभी उस राज्य को अच्छा माना जाता था, वरना उस राज्य को अच्छा नहीं माना जाता था बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है बेटे मगध का उदय। अब मगध के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी, ठीक है, ध्यान से एक एक करके आपको पॉइंट बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है ना। उत्तर भारत में परिवर्तन का समय था, ये बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमने बच्चों महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। बड़े बड़े गणराज्य आ रहे हैं, सभी व्यवस्थाओं को संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि थोड़ा चौथे चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। और इन्हीं में एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यानी कि जो महाजनपद था, जिसका नाम था बेटे मगध, जो कि आज बिहार में है, दक्षिण बिहार में, उसके आसपास का क्षेत्र है ये, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा और कई राज्यों का विलय कर भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि जो भारत का प्रथम साम्राज्य है वो बन गया, कौन बन गया? मगध बन गया बच्चों, ठीक है। प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में सबसे पहले जो राजा आते हैं उनका नाम था बेटे अजातशत्रु। कौन बेटे? अजातशत्रु, ठीक है, जिसने मगध को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। इनके अजातशत्रु ने मगध को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, ठीक है ना। विश्व के दो महान धार्मिक व्यक्तित्व सिद्धार्थ गौतम यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं, और वर्धमान महावीर यानी कि जो महावीर जैन जो धर्म के हैं, वो दोनों यहीं पर आए थे, मगध के अंदर ही आए थे बच्चों, ठीक है। तो ये अजातशत्रु के समकालीन थे, उस टाइम पे ही इनका शासनकाल कह रहा हूँ, सॉरी, इनका कालक्रम जो है उसी टाइम पीरियड का है, ठीक है ना। आगे देखिए, मगध साम्राज्य संसाधनों से समृद्ध गंगा। अच्छा, मगध की फेमस होने के कारण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मगध को क्या क्या फायदे थे, मगध के पास क्या क्या विशेषताएं थी, जिस प्रकार से, जिस वजह से वो इतना ज्यादा फेमस हो रहा था, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि जो मगध है ना, वो गंगा के उपजाऊ मैदानों में है, ठीक है। यानी पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो हमारा मगध है वो गंगा के उपजाऊ मैदानों के पास था, जहां पर उपजाऊ भूमि है, यानी कि बेटे खेती आसानी से हो जाएगी। खेती ज्यादा अच्छी होगी तो टैक्स राजे के पास अच्छे से अच्छा जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा जंगल हैं, मगध के आसपास जंगल थे, तो जंगलों से हाथी मिल जाएंगे। हाथी किस काम के आते थे? हमने ऊपर देखा, हाथी बेटे सेना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। लोहा मिल जाता था आसपास की पहाड़ियों से बच्चों, तो लोहा किस काम के लिए उपलब्ध हो जाएगा बच्चों? हथियार बनाने के काम में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पर्वतों से बेटे लौह अयस्क तो मिल ही रहा है, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा खनिज संसाधन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब लोहे से बेटे हथियार तो बनते ही थे, हल भी बनने लगे। हल बनेंगे, मिट्टी अच्छे से खुदाई होगी और अच्छे से ज्यादा फसल हमारी अच्छे से अच्छी उग पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से बच्चों मगध जो था बहुत ज्यादा क्या होने लग गया, शक्तिशाली बनता चले गया। इसके अलावा अधिशेष क्या होता है बच्चों? फसल जब ज्यादा उगती है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक किसान है, किसान को महीने भर के लिए 50 किलो फसल उगानी है, ठीक है, लेकिन उग गई 100 किलो,
तो वो क्या करेगा, उस 50 किलो को तो बेचेगा ना, 50 किलो अपनी रख लेगा, 50 किलो बेच देगा। तो जब ज़्यादा फसल उगने लग गई तो बाकी लोगों को लगने लगा यार ज़्यादा फसल उग रही है, अब कुछ और भी हम काम कर सकते हैं, अब कुछ और भी हम काम कर सकते हैं। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 5 लोगों की ज़रूरत है खेती करने के लिए, तो बाकी के 5 लोगों ने सोचा चलो अब हम कुछ और काम कर ले। तो कुछ और काम करने के लिए बेटे उन्होंने क्या करा, साम्राज्य के भीतर और बाहर की ओर दोनों जगह वो जाने लग गए। ठीक है, गंगा तथा सोन नदियों से व्यापार करने लग गए वो। ठीक है, उनको भौगोलिक लाभ मिला। अच्छा, गंगा नदी और सोन नदी यहां पर ही, ठीक है, तो नदियों से हमें क्या, नदियों से बेटे पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन व्यापार के लिए तंत्र भी विकसित हो जाएगा, क्योंकि नाव से हम कहीं पर भी जा सकते हैं दूर के शहरों के अंदर। ठीक है ना, तो एक व्यापारिक तंत्र के रूप में भी नदियां हमारे काम आएंगी, है ना। तो यातायात के लिए नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। ठीक है ना, तो जिससे कि क्या होगा, आय में वृद्धि होने लग गई। ठीक है, तो मगध के पास पैसा भी आ गया, मगध के पास हाथी भी आ गए, मगध के पास लोहा भी आ गया, मगध के पास पहाड़ियां भी थी आसपास में, तो भाई किले वगैरह तो बनवा लिए। तो जो भी दूसरे देशों की, जो दूसरे साम्राज्यों की जो सेना थी वो मगध में इतनी जल्दी से आ भी नहीं सकती थी। ठीक है, तो हर जगह से मगध को फायदा ही फायदा हुआ। भौगोलिक क्षेत्र को अगर हम देखें तो मगध को इतना फायदा हुआ कि भाई मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता चला गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है मगध का इंपॉर्टेंट होने का या इतना शक्तिशाली होने का, वो था बेटे जितने भी महान राजा हुए हैं वो सारे के सारे मगध पर ही आए हैं। ठीक है, अजातशत्रु से लेकर अशोक से लेकर चंद्रगुप्त तक सारे के सारे जो महान राजा हुए हैं वो बेटे सारे के सारे मगध पर ही आए हैं। ठीक है ना। महापद्म नंद एक राजा हैं, ठीक है, मगध के प्रमुखता से उभरे, उन्होंने नंद वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो यानी कि नंद वंश की स्थापना किसने करी थी, हमारे महापद्म नंद जी ने करी थी। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन भी याद करवाई थी, कौन सी बच्चों, हसीन माशुका आ गई, हसीन माशुका आ गई। भाई इस लाइन से आप सारे के सारे वंशावलियों को याद कर सकते हैं। हा से हर्यक, सा से शिशुनाग, ना से नंद। तो इस नंद वंश के जो राजा थे वो थे महापद्म नंद। ठीक है, फिर मां से मौर्य, सा से शुंग, का से कण्व, आ से आंध्र सातवाहन, गा से गुप्त, आ से ई से इक्ष्वाकु। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लाइन है जिससे आप सारे के सारे वंशावलियों को याद कर सकते हैं। ये 4th चैप्टर में आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो महापद्म नंद आ गए इस टाइम पे। ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे जो राजे थे उनको जीता और उनको इकट्ठा कर लिया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। पूरब में, उत्तर में, सब में उनको मगध को बढ़ा दिया। जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था और जरा अच्छी होती गई, उन्होंने आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए सिक्के बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो ग्रीक विवरणों से, यानी कि जो ग्रीक लोग थे वो भी भारत में उस टाइम पे थे। ठीक है, नंदवन के पास एक विशाल सेना थी, ये भी वो लिखते हैं अपने उनके अंदर अभिलेखों के अंदर। ठीक है ना। नंदवंश के विभिन्न लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था बेटे, धनानंद या घनानंद भी इनको बोला जाता है। ठीक है ना। अत्यधिक धनवान होने के बावजूद अत्यंत लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का उत्पीड़न शोषण करता था भाई, वो बहुत ज्यादा। ठीक है, इससे नंदवंश की पराजय और विशाल साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य ने समाहित होने में मार्ग प्रशस्त हो गया। अभी इसके बारे में कहानी भी पढ़ेंगे कि धनानंद ने भाई चाणक्य जी को भगा दिया था अपने यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। आपने नाटक भी देखा होगा इसका, है ना। तो चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, धनानंद को उन्होंने मारकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बुक का नाम है, पाणिनि जी ने इसको लिखा है, जिसका नाम है बेटे व्याकरणाचार्य। पाणिनि जी थे हमारे जो व्याकरण के प्रसिद्ध वो हैं। ठीक है, उन्होंने 5वीं शताब्दी में जब नंदों का राज्य था, उन्होंने एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो यानी कि अष्टाध्यायी की खोज किसने करी, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, पाणिनि जी ने लिखा है। ठीक है ना, उन्होंने, जिसमें 3996 सूत्र हैं, संस्कृत व्याकरण को पूरी तरीके से लिखा गया है ना, नियमों को बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा डिटेल में है। ठीक है, अब हमने जब मगध के बारे में बच्चों में पढ़ते हैं ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइम पे ना भारत के बाहर की अगर हम बात करें तो एक बहुत महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, या फिर हम बोले तो भाई सिकंदर। अब सिकंदर क्या चाहता था, सिकंदर दुनिया का विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था बच्चों, विश्व विजेता, कि भाई मेरे को पूरी दुनिया जीतनी है। तो वो ना भाई लड़ाई लड़ने लग गया। ठीक है, अब प्रथम विश्व विजेता हमारा है चंगेज खान। ठीक है, क्योंकि चंगेज खान से ज्यादा आज तक किसी ने भी पूरे वर्ल्ड को कैप्चर नहीं किया। ठीक है, वो भी भारत तक नहीं आया लेकिन। ठीक है, अब सिकंदर ने सोचा कि भाई मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा, मैं प्रथम विश्व विजेता बनूंगा। ठीक है, चंगेज खान को पीछे छोड़ दूंगा। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ये भारत में आया तो भारत में उत्तर पश्चिम वाले इलाके में आया, तो हमारे राजा हुआ करते थे पोरस। ठीक है, उनको तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन जो इसकी सेना थी वो वापस मुड़ के चली गई, क्योंकि भाई इतने दुर्गम ईरान वाले रास्ते से ये लोग आते थे, वहाँ का इलाका जो है रेगिस्तान वाला था, तो पूरी सेना थी वो वैसे घायल वायल होकर वापस चली गई। भारत के अंदर आने से पहले ये लोग वापस की तरफ मुड़ गए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही देखेंगे कि भाई ग्रीक जो लोग थे या उनका आगमन भी कहाँ होता है, भारत के पूर्वी भाग में मगध में विविध घटनाएं घटित हो रही थी। उस समय उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा था उसके बारे में हम बात करें। उत्तर पश्चिम में बच्चों क्या हो रहा था,
ये जो वो इलाका था कि ये भारत के एक प्राचीन मार्ग से निकट स्थित था, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को भारत से जोड़ता था। यहाँ पे अनेक लघु राज्य हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें पौरव वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटे, ठीक है। पौरव वंश के राजा का नाम था और राजा पुरु, यानी कि राजा पोरस भी हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, मैसिडोनिया के एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक जिसका नाम था अलेक्जेंडर, उन्हें ग्रीस पर पूर्व में हुए फारसी आक्रमण का बदला लेने के लिए, यानी कि फारस के लोगों ने ग्रीस पर आक्रमण किया होगा, ठीक है ना, उन्होंने फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया, ठीक है ना। उस समय फारस शासित भारत, ठीक है, के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से कुछ भारतीय अच्छा, फारस की हेल्प ना भारत वालों ने भी की होगी, तो ये भारत के अंदर इसीलिए आना चाहता था, ठीक है ना। अलेक्जेंडर ने फारसी साम्राज्य की विजय प्राप्त की, जिससे परिणामस्वरूप वहां ग्रीक संस्कृति का प्रभाव आ गया, ठीक है ना। उसका साम्राज्य अब 3 महाद्वीपों में विस्तृत हो गया, जो विश्व इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था बच्चों, ठीक है। आगे अगर हम देखें फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में, अच्छा ये लोग क्षत्रप क्या होता है ये समझ लो, ये लोग ना जैसे एक जगह पे जीत जाते थे ना, तो उस जीतने के बाद उस पर खुद शासन नहीं करते थे, बल्कि अपने सेनापतियों में से किसी को छोड़ देते थे, जिनको हम क्षत्रप के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई राज्य जीता, अब मैं उस पर खुद तो शासन करूंगा नहीं, मैं किसी को रख दूंगा, तो उस बंदे को जिसको रखा गया, जो मेरी तरफ से शासन करेगा, उसे क्षत्रप बोला जाता था, ठीक है। जिन्हें सम्राट ने प्रबंध करने के लिए अपने पीछे छोड़ दिया था, उनको क्षत्रप बोला जाता था, ये आप याद रखना, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर भी क्षत्रप छोड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब युद्ध के उपरांत अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा कि कैसा व्यवहार किया जाए, तो राजा पुरु ने बोला कि भाई एक राजा की तरह, तो उन राजा जो अलेक्जेंडर था उन्होंने राजा पुरु को छोड़ दिया और उनका क्षत्रप वापस बना दिया, यानी कि उनका राज्य उनको वापस दे दिया, लेकिन अब जो राजा पुरु थे वो इनके क्षत्रप के रूप में काम करने लग गए, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। आगे देखिए, फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी कि फारस वो वापस आए, लेकिन दोबारा से अलेक्जेंडर के साथ सामने लड़ाई वगैरह शुरू हो गई, ठीक है ना। राजनीति का उथले पुथल का सामना करना शुरू पड़ा, ठीक है। अब बेबीलोन में उसको बीमार पड़ गया, 32 साल की उम्र में वो मर गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे, विशाल साम्राज्य जो था वो सेनापति क्षत्रपों ने आपस में बांट लिया भाई, ठीक है ना, और अपने अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए। दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उत्सुक अलेक्जेंडर ने आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में अपना अभियान प्रारंभ किया था, ठीक है। पंजाब में राजा पोरस को पराजित किया, स्थानीय जनजातियों और शासकों के भीषण प्रतिरोध का सामना किया, कई नगरों में नरसंहार तक किया उसने, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या हुआ कि कुछ लड़ाइयों में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। अलेक्जेंडर ने स्वयं को, अच्छा जो अलेक्जेंडर था वो खुद भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया, और थके होने की मदद से उसके सैनिक भी, क्या होगा भाई, सैनिकों ने बोला कि भाई हम नहीं लड़ रहे भाई, भारत के अंदर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत में गंगा नदी की ओर जाने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। अलेक्जेंडर और उसकी सेना का एक भाग फारस की ओर पीछे हट गया, ठीक है, यानी कि सेना वापस चली गई अपने फारस की तरफ, ठीक है। लेकिन दक्षिण में तटीय मार्ग, ईरान के सघन रेगिस्तानी क्षेत्रों की गई यात्राओं की वजह से प्यास और भूख के कारण कई सैनिक तो मर भी गए या फिर भारी क्षति उसकी सेना को हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अलेक्जेंडर था बेटे भारत के अंदर पूरी तरीके से नहीं आ पाया, ठीक है। अब अलेक्जेंडर का जिम्नो सोफिस्ट, अब ये कौन है इनके बारे में देखेंगे। देखो अलेक्जेंडर ने भारतीय ऋषि, यानी कि भारतीय ऋषियों की हम बात कर रहे हैं, उनके समूह के बारे में सुना था, जिनको ग्रीक लोग जिम्नोसोफिस्ट बोलते थे। अब ये क्या, नग्न दार्शिक, क्योंकि उस टाइम पे कम कपड़े पहनते थे ना, इसलिए उनको बोला जाता था। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि देखो ऋषि मुनि थे भाई, ऋषि मुनि तो बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे ही थे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि थी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अलेक्जेंडर ने पहेलियों के रूप में कठिन प्रश्नों के साथ उन्हें चुनौती दी, किनको, हमारे ऋषि मुनियों को, तरह ये चेतावनी दी कि जो भी गलत उत्तर देगा उसको जान से मार देंगे, ठीक है। तो जिम्नोसोफिस्टों ने अलेक्जेंडर के प्रश्नों का शांति और बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया। अलेक्जेंडर ने दार्शनिकों के उत्तर से प्रभावित भी हो गया और सभी को मुक्त कर दिया भाई, उसने सभी ऋषि मुनियों को छोड़ दिया, है ना। सदियों से इस घटना के अनेक संस्करण भी हमको देखने को मिलते हैं, कई सारी बुक्स के अंदर भी कहानियां वगैरह हैं, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जीवन या मृत्यु में कौन सा, जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे जीवन या मृत्यु में से कौन अधिक शक्तिशाली है, तो हमारे ऋषियों ने उत्तर दिया कि भाई जीवन, क्योंकि लंबा होता है, जबकि मृत्यु लंबी नहीं होती, मृत्यु तो एक क्षण में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो अलेक्जेंडर था वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार से घनानंद जो था या घनानंद जो भी कह सकते हो, कि घनानंद अब कैसे मरा, ठीक है, उसको मारने के बाद हमारे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, ठीक है। अब देखेंगे, हम पुनः अगर मगध पर लौटे, जो हमने शुरुआत करी थी, ठीक है, हमने नंद वंश का अंत देख लिया कि भाई लास्ट वाला राजा धनानंद था, ठीक है। अगर हम देखें, अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया, वापस चला गया। 321 सामान्य संवत पूर्व में एक नया वंश आया जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। अब वो कैसे आया उसके बारे में हम जानेंगे भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी, इसके प्रतापी राजा ने शीघ्र ही नंद वंश को अधीन कर लिया और मगध का विस्तार और भी ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने यह कार्य अकेले नहीं किया, बल्कि एक कौटिल्य जो उनके मार्गदर्शक थे, जो उनके गुरु थे, उनके सानिध्य में किया, ठीक है, जिन्होंने राजनीति, शासन, अर्थव्यवस्था, अपने ज्ञान का उपयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य को यह जीत दिलवाई थी, ठीक है, जो कि महानतम राजाओं में से एक, साम्राज्यों में से एक की नींव रखी गई, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम कौटिल्य जी की कहानी के बारे में बच्चों पढ़ लेते हैं,
ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य जी के कई सारे नाम हैं, जैसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी उनको कहा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे वो। उनकी प्रसिद्ध कथा की शुरुआत अत्यंत लोकप्रिय शासक धनानंद के दरबार से होती है। अब क्या होती है वो देखेंगे ध्यान से। अब बच्चों क्या हो रहा है, कौटिल्य ने धनानंद को परामर्श दिया कि भाई वो अपने शासन के तौर तरीके बदल ले, ठीक है। कौटिल्य जी कह रहे हैं धनानंद को, भाई शासन बदल ले, क्योंकि नहीं तो तेरा जो साम्राज्य उसका पतन तो होगा ही होगा। ठीक है। परंतु क्रोधित धनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया और उनको अपने शासन से निकाल दिया, यानी कि दरबार से निकाल दिया भाई। तब कौटिल्य जी ने कसम खा ली कि भाई तेरे तो अंत करके रहूंगा, ठीक है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया बेटे, ट्रेन किया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और साहसिक कार्यों के विषय में कई सारी कहानियां हैं, आपने कई सारे नाटक भी देखे होंगे इनके, ठीक है। लेकिन उनका सामान्य जीवन परिचय यह है कि नंद वंश का अंत इन्होंने किया था। मगध पर अपने शासन की नींव रखी, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है। अगर हम देखें, मगध को अपनी भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली, समृद्ध व्यापार, कई कारण से कई लाभ थे। इन सबके साथ ही कुशल रणनीतिकार कौटिल्य की सलाह से चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त ग्रीक क्षत्रपों को हरा दिया, यानी कि जो अलेक्जेंडर अपने जो क्षत्रप छोड़ के गए थे ना, उनको भी हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। और इस साम्राज्य को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। उत्तर पूर्व में भी फैला दिया, उत्तर पश्चिम में फैला दिया अपने उसको, मगध को, ठीक है ना। अब अगर हम देखें, जो उत्तर के मैदानी भाग से लेकर दक्षिणी पठार तक फैला हुआ था, यहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य को एकीकृत कर लिया, यानी कि फैला दिया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को पराजित करने के बाद भी उनके साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखे, यानी कि पूरी तरीके से उनको दरनिकार नहीं कर दिया, बल्कि उनके साथ कई सारे राजनयिक संबंध बनाए। जैसे कि दरबार में अगर बात करें ना, एक मेगास्थनीज उनका राजदूत था, ठीक है ना। उसका स्वागत किया। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। उस इंडिका में उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में कई सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे कि उसने सेनाओं के बारे में लिखा है कि सेना किस प्रकार चला करती थी, है ना। तो ये सब उसने लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, कौटिल्य की राज्य संबंधित अवधारणा। अब कौटिल्य जी राज्य के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में हम जानेंगे। कौटिल्य के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि वे राज्य की स्थापना, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाना चाहिए। उनके पास पूरी बुक थी जिसके नाम से बेटे अर्थशास्त्र, उन्होंने ये लिखी थी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा भी जा सकता है। उन्होंने इस बुक के अंदर रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। इसके अंदर कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, जैसे कि सबसे पहले जो राज्य है उसके लिए स्वामी जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा पार्षद, मंत्री, अन्य उच्च अधिकारियों का समूह भी होना जरूरी है, जिसको अमात्य बोला जाता है, ठीक है। राज्य क्षेत्र में उसके निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, जिसको जनपद बोला जाएगा, ठीक है। बहुत सारे किले बंद होने चाहिए, जिसको दुर्ग बोला जाएगा, दुर्ग यानी कि किला होना चाहिए राज्य के अंदर, ठीक है। राज्य के पास राजकोष भी होना चाहिए, यानी कि कोष यानी कि पैसा होना चाहिए भाई, तभी राज्य चल पाएगा। इसके अलावा दंड यानी कि न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और सहयोगी मित्र भी राज्य के पास होने चाहिए, जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था तथा लोक कल्याण जैसे कई विषयों में दिशा निर्देशों, ठीक है, का वर्णन किया। उसकी प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में एक सप्तांग, जिसके बारे में भी हमने ऊपर देखा, ये बहुत ज्यादा 7 भागों से निर्मित होता है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी राज्य जो है अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। सुसंरक्षित और समृद्ध राज्य की स्थापना तभी होगी जब सप्तांग जैसी परिस्थितियां उसके अंदर रहेंगी, ठीक है ना। राज्य के समक्ष जैसी भी परिस्थितियां आए उसे युद्ध और शांति के लिए गठबंधन के माध्यम से बनाया जा, या तो युद्ध करो या फिर गठबंधन से अपनी जो पदवी है उसको बचा के रखो, ठीक है ना। उन्होंने समाज में कानून और व्यवस्था के महत्व पर बल दिया, ठीक है, जिसके लिए एक सशक्त प्रशासन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा अच्छा करने की मांग रखी। बोला कि भाई जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी जो साम्राज्य है वो अच्छी तरीके से फल फूल नहीं सकता। और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उन्होंने कई सारे कानून भी बनाए, ठीक है। लोगों की भलाई के विरुद्ध जाने वाले भी किसी कार्य के लिए दंड विधान भी उन्होंने कई सारे बताए, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, कौटिल्य कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जो जनता है उसका राजा के अंदर विश्वास नहीं होगा ना, उसका शासन कभी भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि शक्ति ग्राम से आती है। जो किसान होते हैं बेटे वो ही सेना के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यानी कि शक्ति ग्राम से ही आती है, जो समस्त आर्थिक गतिविधियों का स्रोत होता है, ठीक है। क्योंकि राजा के पास जितना भी पैसा आता है ना बेटे, वो सारा गाँव से ही आता है, कृषि से ही आता है, ठीक है। जो टैक्स वगैरह वो कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए तटबंध, सड़क, पुल बनाना, गाँव का सौंदर्यीकरण करना, ये राजा के काम होते हैं, या फिर अपनी जनता की रक्षा करना, ये राजा के काम होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कौटिल्य के शासन का मूल दर्शन था भारतीय मूल्यों के अनुरूप है, यानी कि जो भारत की मूल चीजें हैं ना उनके अनुरूप ही कौटिल्य जी ने लिखा है। अपनी प्रजा की प्रसन्नता में राज्य की प्रसन्नता होनी चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। प्रजा की भलाई में राज्य की भलाई होनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। राजा को केवल अच्छा नहीं मानना चाहिए जो उसे प्रश्न करे, ठीक है। यानी कि राजा को केवल वो बंदा अच्छा नहीं लगना चाहिए जो उसे प्रसन्न करे, सॉरी, ठीक है, बल्कि जो उसकी प्रजा को अच्छा लगे वो काम उसे करना चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि एक राजा का सदैव धर्म यही होना चाहिए कि भाई वो अपने प्रजा के लिए अच्छे अच्छे काम करे, ठीक है ना। सदैव प्रजा के हितों की रक्षा करनी चाहिए राजा को, ठीक है, तभी उसका राज्य अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। अब एक राजा आते हैं इसी मौर्य वंश के अंदर, एक महान राजा आते हैं जिनका नाम था बेटे अशोक,
ठीक है। अब अशोक का शासनकाल इसलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजा ने कुछ लिखना शुरू किया भाई। ठीक है, जो एविडेंस देखो, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे को स्तोत्र चाहिए भाई। अब स्तोत्र होंगे कैसे जब कोई लिख के दे देगा या कोई छोड़ जाएगा पीछे। तो अशोक ने क्या करा, अपने भाई बहुत सारे स्तंभों पर अभिलेख लिखने शुरू करवा दिए। तो इसलिए इतिहासकार इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, इसको शांति का चयन करने वाले राजा भी बोला जाता है क्योंकि अशोक ने, ठीक है, मौर्य वंश के एक और राजा अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त के पौत्र थे ये। ठीक है, प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां इन्होंने भी ली। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा बच्चों, उन्होंने विरासत के एक साम्राज्य, मतलब उनको पहले से एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य मिला। ठीक है, जिसे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में विस्तृत भी कर लिया, यानी कि फैला भी लिया। ठीक है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक उन्होंने फैला लिया। ठीक है, हालांकि राज्य विस्तार की प्रक्रिया में घटित एक युद्ध ऐसा हुआ कि जिसके बाद इनकी दुनिया बदल गई। उड़ीसा के अंदर कलिंग जगह है एक, कहां पर बेटे, कलिंग। ठीक है, तो कलिंग में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी तो लाखों लोग मारे गए और इन लाखों लोगों की हत्या देखकर या शव देखकर इनको ऐसा लगा कि भाई ना, अब नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इनका दिल हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने एक बार कलिंग जगह पर लड़ाई करी, भयंकर युद्ध लड़ा। युद्ध में भारी विनाश देकर, मृत्यु को देकर अशोक ने हिंसा का परित्याग कर दिया, यानी कि हिंसा करना ही छोड़ दिया और बुद्ध धर्म को अपना लिया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को इन्होंने अपना लिया। ठीक है ना, बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के उपरांत अशोक ने बुद्ध के संदेशों को दूर दूर तक प्रसारित करने के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, मध्य एशिया, उससे भी आगे तक अपने दूत भेजे, जिनको धम्म महामात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, धम्म महामात। ठीक है, धम्म महामात भी इनको बोला जाता है। ये लोग धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य के कई स्थानों पर चट्टानों पर, स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए शिलालेख। शिला यानी कि शिला इनके पत्थर पर लेख लिखवा दिया, उसको शिलालेख बोला जाता है। ठीक है ना, इसीलिए अशोक को महान संचारक के रूप में भी बोला जाता है क्योंकि अशोक ने ही सबसे पहले लिखवाना शुरू किया है ना। इसके अंदर जन सामान्य के लिए संदेश भी लिखवाए उन्होंने कि जनता को क्या धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकांश शिलालेख भारत के कई भागों में भी मिले हैं बेटे, जो कि प्राकृतिक या पाली भाषा में होते थे और जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि होती थी। ठीक है ना, देखो भाषा और लिपि में आपको कोई अंतर तो नहीं है ना, जैसे हमारी भाषा बेटे हिंदी है और देवनागरी हमारी लिपि है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है ना, आगे यहां पर भी जो इस बक्से में वो भी यही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को अशोक ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर है ना, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, यानी कि देवताओं के प्रिय और दूसरे का अर्थ है दयालुता का व्यवहार करने वाला। ठीक है, तो ऐसी राजा जो लोग होते थे बेटे अपने लिए उपाधि धारण कर लेते, जैसे कि मैं बोलूँ भाई मैं हूँ देवदूत, मैं हूँ पृथ्वीपुत्र। ठीक है, तो राजा महाराजा अपने नाम के आगे ऐसी उपाधियां लगा लेते थे जिससे कि राजा के ऊपर जनता का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये लोग ऐसा इसलिए करते थे। ठीक है ना, वास्तव में शिलालेखों की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि राजा स्वयं को परोपकारी बताता था, दयालु शासक के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता था। ठीक है ना, हालांकि कुछ दक्षिणी राज्य मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं थे, लेकिन अशोक ने उनके समग्र कल्याण का समर्थन किया। यानी कि अशोक ने दक्षिण में जो उसने जीता भी नहीं था जिन जगह को, उनका भी समर्थन इन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्य के बाहर भी मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सकीय यानी कि डॉक्टरी चीजें उपलब्ध करवाई। ठीक है ना, पशुओं के शिकार पर बैन लगवा दिया। ठीक है ना, यहाँ तक कि उपचार का आदेश दिया कि भाई इनकी वो चीजें ठीक करवाई, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ा दी। ठीक है, ये सब किया उन्होंने। ठीक है ना, तो सम्राट अशोक प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण इन सब सारी चीजों के प्रथम राजा थे, जो इन्होंने जो कि जानवरों की भलाई की बात करें, पहले राजा ऐसे हमको देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य की मुख्य सड़कों के किनारों के नियमित अंतराल पर विश्राम गृह, यानी कि जिनको हम बोलते हैं सराय, आज के टाइम में सराय बोलते हैं। ठीक है ना, इनको विश्राम गृह बनवाए, कुएं बनवाए। ठीक है ना, फलदार छायादार वृक्ष लगवाए जिससे कि लोग वहां पर बैठ सकें सड़कों के किनारों पर। ठीक है, तो ये करवाया इन्होंने, है ना। इसके अलावा उन्होंने सभी संप्रदायों को एक दूसरे की उचित शिक्षाओं को स्वीकार करने, यानी कि जैसे मान लो सभी धर्मों की अच्छी चीजों को एक दूसरे से स्वीकार करने की बात करी। ठीक है ना, ये सब उन्होंने प्रोत्साहन दिया। हालांकि हमें अशोक के सभी लेखों को अभिलेख जो है शाब्दिक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है ये भी सुन लीजिए। देखिए, क्यों राजा जो लिखता है, देखिए इतिहास जो लिखवाता है ना, वो बच्चों अपने दृष्टिकोण से लिखवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अब मैं दो आपको दृष्टिकोण देता हूं। ठीक है, मान लो मैं राजा हूं, मैंने बोला कि मैंने एक चीज लिख दी यहाँ पर स्तंभ पे कि मैंने अपनी जनता के अंदर 100 करोड़ रुपए बांटे हैं, 100 लोगों में 1-1 करोड़ रुपए बांटे गए मेरे द्वारा, मैं हूं राजा। अब जनता के किसी एक बंदे ने लिख दिया होगा कि भाई मुझे तो घंटा नहीं मिला, भाई मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं मिला,
ठीक है, तो अब किसकी बात सच होगी? ठीक है, तो बच्चों ये होता है कि भाई अब इतिहासकार क्या करेंगे बच्चों, एविडेंसेस लेंगे, जिसके ज्यादा होंगे उस पर फोकस किया जाएगा, या फिर जो भी चीजें हैं, क्योंकि हर चीज को हम इतिहास को बेटे शायद से लिखते हैं। ठीक है, इतिहास जो पढ़ते हैं ना वो शायद से पढ़ते हैं। आज जो बंदा कोई थ्योरी दे रहा है क्या पता वो कल गलत साबित हो जाए, तो इसलिए इतिहास को बच्चों शायद के रूप में हम देखते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किया, क्या पता ना भी किया हो, क्या पता किया भी हो। ठीक है, तो हम किसी चीज पर बेसिकली पूरा पूरा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम पूरी तरीके से जो अभिलेख हमको मिले हैं उन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है ना, तथापि यह स्पष्ट है कि कौटिल्य के शासन दर्शन के अनुरूप उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयास किया और अपने विचार पहुंचाने का भी प्रयास उन्होंने किया होगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे धम 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 यानी कि धर्म। ठीक है, ये बेसिकली बेटे वो धर्म नहीं है कि भाई पूजा करना पाठ करना, ये धर्म है बच्चों। ये धम वो है कि बड़ों का आदर करना, ये सब जो नॉर्मल चीजें होती है, नैतिक चीजें, वो धम है ये। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आगे देखिए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य आधी शताब्दी तक चलता रहा। ठीक है, उत्तराधिकारी जो थे साम्राज्य को एकजुट नहीं रख पाए, क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रभावशाली राजा नहीं रहे होंगे। ठीक है ना, और लगभग 185 साल संपूर्ण में भारत ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करी। अगले अध्याय में हम इनके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मौर्य काल में जीवन कैसे था, आम जनता का जीवन कैसे था वो देखेंगे। पाटलिपुत्र जैसे नगर शासन और वाणिज्य गतिविधि के प्रमुख केंद्र बन गए। ठीक है, पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े जो नगर थे वहां पर से शासन तो चल ही रहा था क्योंकि राजधानी थी, इसके अलावा व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा प्रमुख केंद्र बन गया ये। नगर के पास प्रसाद यानी कि मंदिर वगैरह होंगे, सार्वजनिक भवन हो जाएंगे, सुनियोजित सड़कें हो जाएंगी। ठीक है ना, कराधान प्रणाली, कराधान यानी कि बेटे टैक्सेशन प्रणाली। क्या? टैक्स, कर यानी कि टैक्स। देखो, कर के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है हाथ, ठीक है, एक मीनिंग होता है टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम टैक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, कराधान प्रणाली थी, संगठित व्यापार था, राजकोष तंत्र भी था, यानी कि सरकार के पास पैसा भी था भाई। ठीक है, जिससे साम्राज्य का विकास हो रहा है, समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, कारीगर सारे के सारे नगरीय जीवन को महत्वपूर्ण भूमिका से निभाते थे। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम देखें सौहगौरा ताम्रपत्र, ठीक है, अभिलेख जो 4वीं से 3वीं शताब्दी का है, भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक अभिलेखों का उदाहरण है ये। उत्तर प्रदेश के सौहगौरा में, ठीक है, सौहगौरा में खोजे गए इस अभिलेख की प्राकृतिक भाषा है, ब्राह्मी लिपि है ये। यह माना जाता है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जारी किया गया था। इस अभिलेख में दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु अन्नागार की स्थापना की गई। अन्नागार यानी कि स्टोर हाउस जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके जाता है वो है ये। ठीक है ना, तो खाद्य सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी उन्होंने भी उस समय के समाज पर कुछ प्रकाश डाले। क्या बोलते हैं वो कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि में संलग्न था, यानी कि बहुत सारे लोग खेती करते थे जो मगध के लिए सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। ठीक है ना, साल में एक बार में 2 फसलें उगाई जाती थी, गर्मी में अलग, सर्दियों में अलग। ठीक है, दुर्भिक्ष की संभावना कम होती थी और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, किसी भी संभावित स्थिति के लिए अन्न भंडारों की पर्याप्त अन्न होता था, यानी कि कभी भी मान लो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो अनाज पहले से मतलब इतना अनाज था कि भाई अगर सूखा भी पड़ जाता है ना तो लोगों का पेट भर सके। ठीक है ना, तो अगर युद्ध भी छिड़ जाए तो किसानों से इसे बचाया जा सकता था, कृषि को क्षति नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है, लोहार, कुमार, बढ़ई, जौहरी, अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। नगर भलीभांति योजनाबद्ध थे, सड़कों पर पहचान के सूचक लगे होते थे, संदेश वाहकों के माध्यम से संचार होता था। ठीक है, संदेश पहुंचाने का काम करते थे, यानी कि डाक प्रणाली भी यहाँ पर थी। ठीक है ना, घर लकड़ी के बने होते थे, 2 मंजिल तक ऊंचे भी हो सकते थे वो। आग लगने की स्थिति में सड़कों को नियमित अंतराल पर पानी के बर्तन में रखे जाते थे। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, यानी कि सड़कों पर पानी के बर्तन होते थे जिससे कि अगर कहीं पे आग भी लग जाए तो बुझाया जा सके उसको तुरंत। ठीक है, तो ये सब होता, फायर ब्रिगेड जैसे सिस्टम थोड़ा इन्होंने बना रखा था। ठीक है, बाद के विवरण में पता लगता है कि लोग सूती के कपड़े पहनते हैं जो घुटने तक नीचे होते थे, टखनों तक नीचे पहुंचते थे। ठीक है, ऊपरी वस्त्र को भी अपने कंधों पर डालते थे। कुछ लोग अलंकृत चमड़े के जूते पहनते थे, जूतों के तलवे बेटे मोटे होते थे जिससे कि उनकी लंबाई बढ़ सके। ठीक है, यानी कि वो भी गिट्ठे थे क्या। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ अशोक स्तंभ भी हमें बेटे यहीं से मिला, मौर्य साम्राज्य से, है ना। मूर्ति कला की सुंदर उत्कृष्टता हमको देखने को मिली है। ठीक है ना, जैसे कि हम देखें अशोक द्वारा वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के अंदर, सारनाथ एक जगह है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना जो प्रवचन था ना वो यहाँ पे दिया था सारनाथ के अंदर। ठीक है ना, इसके जो है 4 सिंह राज्य की शक्ति के प्रतीक है। ठीक है ना, राज्य की शक्ति के प्रतीक है ये। ठीक है, और चक्राकृति वलाकार 4 शक्ति चार पशु है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे है ना। ठीक है, हाथी, बैल, घोड़ा, सिंह, ठीक है, इनको दिखाया गया है। इसके साथ ही धर्म चक्र है बीच के अंदर, बीच में धर्म चक्र है जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। ठीक है ना, ये है। तो यह चित्र आपस में कईयों को परिचित लग सकता है। वास्तव में इस स्तंभ के शीर्ष भाग को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी चुना गया है जिसका नाम है हमारा
क्या बच्चों, अशोक स्तंभ, ठीक है ना। इसमें संस्कृत का आदर्श है सत्यमेव जयते, ठीक है, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। मौर्यकालीन जीवन में लोगों के द्वारा कुछ प्रमुख योगदान, अब क्या क्या योगदान है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, पेपर में आ सकता है कि भाई मौर्य साम्राज्य की उपलब्धि बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई टेराकोटा फिगरिंग्स मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, ये सारी मूर्तियां हैं, ठीक है, देवी यक्षी चंवर धारण किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सप्त मातृकाओं, 7 मातृ देवियों की पक्की मिट्टी की मूर्तियां हैं ये, ठीक है। तो ये सब आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। कला वास्तुकला में सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये सांची का स्तूप है बच्चों, ठीक है ना, ये सांची का महान स्तूप है, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे बाद में चल के। ये धौली, ये देखिए एक उसे पहाड़ पत्थर से देखिए हाथी की मूर्ति बना रखी है ये, ठीक है। तो ये सब ये एक बहुत ही ज़्यादा उच्च कला की कोटि की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर भी बेटे चक्र को लिया गया है ना, धर्म चक्र अंकित है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ली हुई हैं यहाँ से, ठीक है ना। पूर्ण रूप से यह सत्यमेव जयते नानरतम, ठीक है, ये पूरे लाइन है, हमने तो बस केवल सत्यमेव जयते लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं होती है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये देखिए आहत सिक्कों के कुछ वो है, आहत सिक्के मैंने आपको चौथे चैप्टर में बताया था, आहत का मतलब होता है पीटना, ठीक है। तो आहत यानी कि पीटना, जिससे कि इनके ऊपर छाप पड़ जाती है, तो इसी को आहत सिक्के बोल दिया जाता है, ठीक है ना। स्तूप के केंद्र में स्थित बड़ी अर्धगोलाकार, अब ये जो सांची का स्तूप था ना ये वाला, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए अर्धगोलाकार, इसको अंड बोला जाता था, ठीक है। या बड़ी बड़ी क्लासेस में और भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है ये स्तूप जो होता था, ठीक है। तो ये है, ठीक है, और इसकी परिक्रमा करने को प्रदक्षिणा भी बोला जाता था, ठीक है। अब इस साम्राज्य की दुर्बलताएं भी थी, अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें पढ़ी तो थोड़ी सी दुर्बलताएं भी होंगी, ठीक है। उनको हम क्या बोला इन्होंने, अतीत के शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोमन साम्राज्य, फारसी, ऑटोमन, स्पेनिश, रूसी, ब्रिटिश, इनके बारे में पढ़ेंगे। वे सभी बहुत ही पहले समाप्त हो चुके हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। पतन के कारणों की चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा हमने देखा, इन कारणों में से एक साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों का स्वतंत्र होने का प्रयास भी है, ठीक है। जब कोई भी साम्राज्य अलग से स्वतंत्र होना चाहे ना, तो धीरे धीरे वो टूटना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब सम्राट युद्ध या सूखे के समय अधिकांश संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर ले, ठीक है, तब भी ये हो सकता है ना। कर की मांग बढ़ जाएगी, यानी कि देखो मान लो सूखा पड़ गया तो वो लोगों से टैक्स लेगा, टैक्स ज़्यादा लेगा तो लोग भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, हमारा जो साम्राज्य वो टूट सकता है। यदि एक शक्तिशाली सम्राट के बाद एक दुर्बल सम्राट आ जाए तो भी भाई खराब हो जाएगा। जैसे मान लो भाई, जैसे अशोक के बाद कोई राजा बढ़िया आया ही नहीं, ठीक है, तो वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो स्थानीय राजा, जो छोटे छोटे राजा हैं, इसका अवसर का लाभ उठाएंगे और अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। कर देना बंद कर देंगे तो राजा क्या ही कर लेगा फिर, ठीक है। तो जितना बड़ा साम्राज्य होगा उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा बेटे कठिन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ, यानी कि सिकंदर के साथ हुआ था, ठीक है। इतने बड़े साम्राज्य को वो नहीं संभाल पाया, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, ठीक है, आर्थिक संकट की वजह से भी कई बार साम्राज्य का पतन हो जाता है। अतः साम्राज्य अपने आप में एक विरोधाभास की तरह है, ठीक है। एक और वे राजनीतिक एकता स्थापित भी करते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर भी कार्य करते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को किया, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे राज्यों को बीच में युद्ध को कर समाप्त भी कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे राज्य अपने आप को अलग भी बना सकते हैं, जिससे कि साम्राज्य की दुर्बलताएं वो देखने को मिल जाती है हमको, ठीक है ना। तो दूसरी ओर साम्राज्य निरंतर युद्ध द्वारा स्थापित होते हैं, ठीक है। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए युद्ध करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है बच्चों, शक्ति और दंड द्वारा बनाए गए, मतलब एक तरह से संतुलन बिगड़ गया तो समझ लो तुम्हारा का पूरा जो साम्राज्य है, जो बनाया वो सारा का सारा साम्राज्य खत्म हो सकता है। तो इसी के साथ फाइनली हमारा जो चैप्टर था वो होता है बेटे खत्म, और इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो मैं अब आपको बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो लास्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा ना, सामाजिक जीवन, मौर्य काल में सामाजिक जीवन की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आएगा ही आएगा बच्चों सामाजिक जीवन के बारे में, ठीक है। किस प्रकार से साम्राज्यों में जीवन हुआ करता था, ठीक है, श्रेणियाँ कैसी रहती थी, लोगों का जीवन कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, मगध के इंपॉर्टेंट या मगध के फेमस होने के कारण जो थे, ठीक है, वो सारे जो भी हैं, ये सारे के सारे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो बच्चों आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको भी मैं हो सके तो अगली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की जरूर पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। जय श्री राम।